Welcome to the series of CFA 4 BFD Winter 2022 lectures. यहाँ पर हमने तमाम क्वेश्चंस विंटर 2022 के जो है वो सॉल्व किए हैं। आखिरी क्वेश्चन इस अटेम्प्ट का हमारे पास है एडवेंचर ट्रैवल लिमिटेड, जो नजर आने में तो बाज़ाहिर लगता है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट टर्मिनल वैल्यू के हवाले से यहाँ पर मर्जर एक्विजिशन का टेस्ट भी हुआ है, लेकिन जो ज्यादा नॉलेज इसके अंदर अप्लाई हो रही है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की है। आप देखते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर या इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस के अंदर जो नॉलेज बेस है सारा वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, CAPM वगैरह इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये भी बज़ाहिर दिखने में मर्जर एक्विजिशन का सवाल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सारा नॉलेज बेस इस्तेमाल हुआ है वो सारा का सारा हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और रिस्क एडजस्टेड वैक वाला इस्तेमाल हुआ है। इस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हमारे पोर्टल पे एज वेल एज दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी अपलोडेड होगा ताकि स्टूडेंट्स इससे जो है वो अपनी अपकमिंग अटेम्प्ट की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन सेज एडवेंचर ट्रैवल लिमिटेड इज एन आउटडोर एडवेंचर कंपनी दैट ऑपरेट्स ऑन अ ग्लोबल बेसिस. AT is listed on the Pakistan Stock Exchange. The board would like to diversify and are considering the acquisition of a small hotel, Kirthar View Hotel, located close to Kirthar National Park. एक कंपनी है AT लिमिटेड के नाम से, एडवेंचर ट्रैवल लिमिटेड के नाम से। ये क्या कर रही है? ये एक आउटडोर एडवेंचर कंपनी है। थोड़ा सा ये डाइवर्सिफिकेशन करते हुए एक छोटे से होटल को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं जिसका नाम है किर्थर व्यू होटल KVH। ठीक है, This would be a diversification from AT's usual business, but would support the company's long-term plans to operate a package holiday to guests, which would include staying at AT-owned hotels. कंपनी इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन कर रही है कि देखो, आज ये एक एडवेंचर कंपनी थी, अपने कस्टमर्स को जो है वो ट्रैवल पैकेजेस बना के देती थी। अब इन्होंने क्या किया, ट्रैवल पैकेज के अंदर होटल्स भी शामिल होते हैं, तो इन्होंने होटल खुद एक्वायर कर लिया कि यार हमारे कस्टमर्स इस होटल को इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए वाला जो है वो ये एक बेहतर वाला मामला हो जाएगा, हम अपना ही होटल उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो इन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया। आगे कहते हैं KVH इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। हाउएवर द बोर्ड हैज ऑब्टेन्ड सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिमिलर लिस्टेड कंपनी, नेमली बेल्स होटल ग्रुप। आप देखते हैं जब हम रिस्क एडजस्टेड बैक के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक टेक्निक सीखी थी, किसी एक सिमिलर कंपनी की प्रोफाइलिंग को उठा के उसको पहले अनगेयर करना, उसका बीटा एसेट निकालना और फिर रीगेयर करना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम एक थोड़े से मुख्तलिफ बिजनेस में, एडवेंचर कंपनी से होटल बिजनेस थोड़ा मुख्तलिफ बिजनेस है, थोड़े से मुख्तलिफ बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो अपने वैक से हम उसकी डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर बीटा एसेट का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट करना होगा ऑफ द न्यू बिजनेस। तो यहाँ पे यही होने जा रहा है, क्योंकि हम बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट बिजनेस में जा रहे हैं, तो हमने एक सिमिलर कंपनी उठाई जिस सिमिलर कंपनी का नाम है बेल्स होटल ग्रुप। The respective beta values are shown below alongside other relevant information. Equity beta कितना है जी? 1.5, 1.2. Gearing कितनी है जी? Debt is to debt plus equity 20%, 30%. ये एग्जिस्टिंग कंपनी है हमारी AT लिमिटेड एडवेंचर ट्रैवल, और ये वो सिमिलर कंपनी है जिसको हमने एज अ बेंचमार्क पिक किया है। सिमिलर कंपनी एज अ बेंचमार्क हमने इसको जो है वो यहाँ पे पिक किया। इस कंपनी का बीटा इक्विटी हमें यहाँ पे 1.2 नजर आ रहा है, जिसको हम अनगेयर करेंगे और फिर कंपनी के यानी AT के डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से रीगेयर करेंगे, और हमें यहाँ पे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो नजर आ रहा है 30%। ठीक है, AT's debt comprises a bank loan with an interest rate of 7%, 7% का इंटरेस्ट रेट है। The debt is secured on assets and is considered to be risk free. Risk free से मतलब किसी किस्म का कोई क्रेडिट रिस्क वगैरह खास इन्वॉल्व नहीं है, रिस्क फ्री। The return on the Pakistan Stock Exchange can be assumed to be 16%, सर ये इन्होंने हमें दिया है RM, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 29%, ये इन्होंने दिया है हमें टैक्स रेट यानी कि फैक्टर T। ठीक है, और चूंकि ये रिस्क फ्री है तो 7% को हम कहीं ना कहीं अपने पास RF भी अज्यूम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि डेट को रिस्क फ्री बताया गया। आगे कहते हैं द बोर्ड इज एस्टिमेटेड द फ्री कैश फ्लोज ऑफ द KVH टू बी एज फॉलोज। जब आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेंगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1800 मिलियन, जब आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो इन्वेस्ट करने के बाद आपके आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे 150, 200, 300 और 350। आगे कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3% ईच ईयर फ्रॉम ईयर 4 एंड ऑनवर्ड्स, यानी 5वें साल और उसके बाद से आपके पास 3% की ग्रोथ आती जाएगी। ईयर 4 का तो उन्होंने हमें 3% की ग्रोथ बता दी है कि
नंबर बता दिया है कि 350 मिलियन की कैश फ्लोज है, इसके बाद से 3% की ग्रोथ हमारे पास जो है वो अप्लाई होगी। आगे कहते हैं एटी हैज सरप्लस फंड्स एंड वुड नॉट नीड टू रेस एनी न्यू फाइनेंस। ये बहुत ही काम का पॉइंट है, वुड नॉट नीड टू रेज एनी न्यू फाइनेंस। इसका मतलब ये है कि सर जो एटी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो सेम रहेगा। एटी का डेट टू इक्विटी रेशियो विल रिमेन द सेम। ये डेट इक्विटी रेशियो हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम रहेगा फॉर द एक्विजिशन। हम अपने ही इंटरनल कैश फ्लो से इस बिजनेस को एक्वायर करने की बात करें, यानी हमें किसी नए फंड की जरूरत नहीं है, किसी नए अमाउंट की जरूरत नहीं है, किसी नई जगह किसी नए इन्वेस्टर से मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ना हम इक्विटी रेज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे डेट रेज कर रहे हैं। However, the board is not sure if the cost of capital will change as this is a new business area for them. अब ये तो जाहिर है नया बिजनेस एरिया है, तो बीटा एसेट चेंज होगा, बीटा एसेट से बीटा इक्विटी चेंज होगा, बीटा इक्विटी से आपका केई चेंज होगा, केई से आपका वैक चेंज होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अनगेयर करेंगे बीटा एसेट को, फिर रीगेयर करेंगे बीटा इक्विटी को, फिर रिकैलकुलेट करेंगे केई को, और फिर रिकैलकुलेट करेंगे वैक को, और फिर उस वैक को यूज करेंगे डिस्काउंट करने के लिए इन कैश फ्लोज। उस वैक के बेसिस पे इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, ठीक है ना। टर्मिनल वैल्यू के लिए उन्होंने यहाँ पे हिंट दे दी है कि सर 3% की ग्रोथ आप आगे अज्यूम कर लें तो उससे टर्मिनल कैश फ्लोज निकल आएंगे। रिक्वायर्ड में क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड में कहते हैं डिटरमिन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच शुड बी यूज्ड टू अप्रेज द एक्विजिशन ऑफ केवीएस। सर क्योंकि आपका यहाँ पे बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है, नए बिजनेस में आप जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे सर, हम यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड वैक कैलकुलेट करेंगे, रिस्क एडजस्टेड वैक कैलकुलेट करेंगे। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ केवीएच यूजिंग शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस। सर ये थोड़ा सा मुश्किल उन्होंने कर दिया। शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस से मतलब है आप ये बताओ कि भाई इस इन्वेस्टमेंट से हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, सिंपल डिस्काउंट करके यहाँ पे हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है कि इन कैश फ्लोज से हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, ठीक है। और नंबर 3 में कहता है एक्सप्लेन विद कैलकुलेशंस द सेंसिटिविटी ऑफ द वैल्यूएशन इन केवीएच डिटरमिन्ड इन पार्ट बी टू एटीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे ये कहते हैं कि जी डिस्काउंट रेट कितना चेंज होगा, डिस्काउंट रेट या वैक कितना चेंज होगा कि मेरी एनपीवी 0 हो जाएगी। यानी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सर आईआरआर कंप्यूट करके उसको वैक से कंपेयर करना है। मुझे निकालना है चेंज इन डिस्काउंट रेट यानी कि वैक, कि मेरी एनपीवी क्या हो जाए, मेरी एनपीवी 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, हम आईआरआर निकाल लेंगे। एनपीवी 0 होती है आईआरआर के रेट के ऊपर। अभी जब सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। तो सर थोड़ा सा इसमें मर्जर एक्विजिशन, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और थोड़ा सा इसमें रिस्क एडजस्टेड वैक यानी कि एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये 2-3 चीजें इसने ऐड की हैं और मिला के हमारे पास एक तकरीबन 16 नंबर का सवाल इन्होंने यहाँ पे अच्छा सा प्रेजेंट कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से समराइज कर देता हूँ कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। देखो आगे हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो खड़ा हुआ है 80-20 के डेट टू इक्विटी रेशियो पर। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 80-20, ठीक है। और बिजनेस कौन सा है सर, एडवेंचर कंपनी, ठीक है। हम इस एग्जिस्टिंग बिजनेस से जा रहे हैं एक नए बिजनेस की तरफ जिसमें हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो सेम रहेगा, सेम 80-20, सॉरी 20-80 आएगा यहाँ पर। 20% डेट है, 80% इक्विटी है। बिजनेस टाइप हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है, एडवेंचर कंपनी से हम यहाँ पे जा रहे हैं एक होटल चेन की तरफ। तो सर चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है मेरा बिजनेस रिस्क। तो इस बिजनेस रिस्क के चेंज होने की वजह से मुझे एक नए बीटा एसेट की जरूरत है और उस नए बीटा एसेट की मदद से हम बीटा इक्विटी निकालेंगे, इससे केई निकालेंगे और फिर इससे हम इवेंचुअली वैक कैलकुलेट करेंगे। फिर उस वैक को इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करने के लिए। ये 150, 200, 300, 350 जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इन नटशेल ये दो काम हमने करने हैं। पहला पार्ट हमारा वैक कैलकुलेट हो जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा
एनपीवी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरे पार्ट के अंदर हम आईआरआर कंप्यूट कर लेंगे ताकि हम सेंसिटिविटी निकाल सकें कि कितना डिस्काउंट रेट चेंज होने पे हमारी एनपीवी यहाँ पे 0 हो रही है। तो कुल मिला के ये 3 काम हमें यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ रीगेयर अनगेयर और रीगेयर वाला काम करके वैक कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेल्स होटल ग्रुप की, जो मेरे पास सिमिलर कंपनी है, तो यहाँ पे सर हमारा जो बीटा एसिड है दैट इज 1.2, ठीक है ना। बीटा एसिड हमारे पास 1.2 है। आप अपनी फॉर्मूला बुक से भी देख सकते हैं, अर्लियर लेक्चर्स में भी आपने ये चीज कवर की होगी कि बीटा एसिड बराबर होता है बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 - t, राइट। अगर उसी फॉर्मूले को मैं टेकअप करके चलूं तो मेरा बीटा इक्विटी बीटा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है सर, बीटा एसिड इज इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 30% का मेरा यहाँ पे डेट है, 30% का डेट है। तो 70% का क्या होगा सर, 70% की इक्विटी होगी। 70% प्लस 30% इंटू 1 - 29%, दैट इज योर टैक्स रेट। अब अगर इससे कंप्यूट करेंगे तो आपका बीटा एसिड कितना निकल के आएगा सर, हम अभी कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइड बाय 0.7 प्लस 0.3 इंटू 0.71, ये आ जाता है सर तकरीबन हमारे पास 0.92 का, एग्जैक्टली 0.92 का बीटा एसिड आ जाता है, ठीक है। अब इस बीटा एसिड को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, हमें एडवेंचर ट्रैवल के लिए बीटा इक्विटी निकालना। सर अगर एडवेंचर ट्रैवल के लिए मुझे बीटा इक्विटी निकालना है तो मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा और मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, बीटा एसिड इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 - t। अब आप इसको प्लेस करो, बीटा एसिड आपके पास निकल आया, दैट्स 0.92 इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय, अब इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 20% डेट, ठीक है। तो 80% यहाँ पे मेरे पास इक्विटी आ जाएगी अपॉन 80% प्लस 20% इंटू 1 - 29%। अब मैं यहाँ पे बीटा इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा सर, सिंपल आपका ये जो पूरा इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन यहाँ आके 0.92 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो 0.92 डिवाइडेड बाय 80% अपॉन 80% प्लस 20% इंटू 0.71, ये पूरी लाके आपने डिवाइड कर दी। सो सर 1.08 मेरा यहाँ पे बीटा इक्विटी निकला है, 1.08 यहाँ पे बीटा इक्विटी निकला है। आप क्या इस बीटा इक्विटी को फाइंड करके मैं के निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप के निकाल सकते हैं। के का फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी, ठीक है। तो अगर मैं बीटा इक्विटी का फैक्टर देखूं मेरे पास मौजूद है और इसकी के निकल आएगा। सर रिस्क फ्री रेट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। जी सर, इन्होंने रिस्क फ्री रेट हमें बताया हुआ है जी 7% है। एक बैंक लोन 7% पे जो कम्प्लीटली रिस्क फ्री है, तो 7% रिस्क फ्री रेट हो गया। मार्केट रिटर्न इन्होंने हमें बताया हुआ है 16%, यहाँ पे भी आप 7% ले लें मल्टीप्लाई बाय 1.08, 1.08, ठीक है। अब आपका के कितना बन जाता है, 7 प्लस 16 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1.08, सर ये बन जाता है 16.75%, 16.75%। ये हमने यहाँ पे जो है वो के कैलकुलेट कर दिया। सर अब इस के की मदद से क्या मैं वैक कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप वैक कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वैक के लिए आपको पहले एक छोटी सी चीज चाहिए होगी। वो क्या चाहिए होगा सर? वो आपको चाहिए होगा पोस्ट टैक्स केडी। बैंक लोन है हमारे पास सर, बैंक लोन है 7% के ऊपर, 7%, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 - 29% कर दें, आपके पास पोस्ट टैक्स केडी आ जाएगा। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 - 0.29, दिस बिकम्स 4.97%, 4.97%, ये आपका पोस्ट टैक्स केडी आ गया। अब पोस्ट टैक्स केडी आपके पास है, के भी आपके पास है, तो आप आराम से यहाँ पे वैट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं। सो हमारा वैक यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? मुझे पता है कि मेरी जो इक्विटी की परसेंटेज है वो 80% है। इक्विटी की परसेंटेज मेरे पास 80% है, उसके ऊपर 16.75 का रेट लग रहा है, तो 80% मल्टीप्लाई बाय 16.75%
प्लस डेट मेरे पास जो है वो 4.97 पोस्ट टैक्स केडी है और डेट की परसेंटेज 20 है। 20% मल्टीप्लाई बाय 4.97%। ठीक है, तो आप इन दोनों को मिला लें तो आपके पास आपका वैट निकल आएगा सर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 16.75% प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4.97%। ये करीबन आपके पास 14.4% का आपका यहाँ पर वैट निकल आता है। 14.4% का वैट निकल आता है। सर इसी 14.4% को अब हमें यूज करना है पार्ट बी में फॉर डिस्काउंटिंग। यूज फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज। अब हमें यहाँ पे कैश फ्लोज को जो है वो डिस्काउंट करने की जरूरत है। सर अगर मैं कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग पे जाता हूं तो मेरे पास क्या कैश फ्लोज मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, आइए देखते हैं। सर अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ईयर 0 मौजूद है, सेंटर 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे पास यहाँ पे जो है वो साल मौजूद है। अगर मैं कैश फ्लोज की बात करूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे करनी पड़ रही है करीब करीब 1200 मिलियन की। क्या, और इसके बाद मेरे पास आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। सर वो भी हम यहाँ प्लेस कर देते हैं 150, 200, 300 और 350। सर अब इन्होंने हमें यहाँ पे ये बताया कि भाई आपको ग्रोथ अज्यूम करनी है 3% की आफ्टर ईयर 4। आफ्टर ईयर 4 ग्रोथ अज्यूम करनी है 3%। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वैल्यू। मुझे यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू लेनी पड़ेगी। सर टर्मिनल वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी वो जरा देखें। इसके भी हम यहाँ पे नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। सर अगर मैं टर्मिनल वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास जो लेटेस्ट कैश फ्लो है वो 350 मिलियन है। 350 मिलियन पे 3% की ग्रोथ अप्लाई होगी। 3% की ग्रोथ अप्लाई होगी, तो बिल्कुल जो हमारा फॉर्मूला है डी नॉट इंटू, जो डिविडेंड के लिए, डिविडेंड वैल्यूएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर की तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को निकालने के लिए, वही प्रेजेंट वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ कैश फ्लोज। वो क्या फॉर्मूला होता था सर? लेटेस्ट डिविडेंड इंटू 1+G/KE माइनस जी। ठीक है ना, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ कर देते थे। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेटेस्ट कैश फ्लो हमारा 350 है, इस पे 3% की ग्रोथ आएगी। केई हमारे पास जो है वो हमारा 14.4% है। ठीक है, 14.4% माइनस ग्रोथ हमारी है यहाँ पे 3%। सर ये हमारा जो है वो कैश फ्लो आ जाएगा टर्मिनल वैल्यू का। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन, सर ये तकरीबन 3162.28, 3162.28। 3162.28 ये हमारे पास कहाँ आया है? सर ये वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 4। दिस इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4। क्योंकि देखो इस तरह से कुछ हमारे पास टाइमलाइन बनी हुई होती है ना। ये अगर 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो फिर हमने इस जोन की प्रेजेंट वैल्यू निकाली। यहाँ पे है हमारे टर्मिनल कैश फ्लोज, और हमने टर्मिनल वैल्यूज जब मर्जर एक्विजिशन वगैरह में इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो वहां पे देखा भी है। जब आप यहां से इस कैश फ्लो की, तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेकर आएंगे तो वो इधर लाके आपको प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे ईयर 4 के एंड पे। ठीक है, क्योंकि ये ईयर 5 का कैश फ्लो है तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो ईयर 4 के एंड पे आई है। तो इस टर्मिनल वैल्यू का हमें कहाँ पे अकाउंट फॉर करना होगा सर? हमें यहाँ पे अकाउंट फॉर करना होगा। तो कितनी बन जाती है सर? वो बन जाती है 3162.28। अब आप इन सबको यहाँ पे जो है वो ऐड कर लें और अपने नेट कैश फ्लोज निकाल लें। ये हमारे पास बन जाते हैं, ये सारे कैश फ्लोज आ गए। अब सर हम इनकी डिस्काउंटिंग कर सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्काउंट रेट। 14.4 हमारा डिस्काउंट रेट है, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 14.4%। सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। दिस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 14.4% रेज टू द पावर माइनस दिस। ठीक है, और अब आप यहाँ पे इसकी निकाल लें नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इन सबको यहाँ पर लाके नेट करेंगे, आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। दिस इज बेसिकली द वैल्यू विच शेयर होल्डर्स आर गेटिंग बेसिकली। इससे हमारे कंक्लूजन में निकल आता है एज दिस एनपीवी इज पॉजिटिव, the investment has value and should be done। इसके लिए शेयर होल्डर के लिए फायदा है, इसके अंदर शेयर होल्डर के लिए एक वैल्यू मौजूद है, एक फायदा मौजूद है, एक बेनिफिट मौजूद है, वेल्थ मौजूद है। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। ठीक है ना, ये हमारे यहाँ पे पार्ट बी का सोल्यूशन मुकम्मल हो गया, और ऊपर हमने पार्ट ए का सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे कर लिया था, वैक वगैरह पूरा कैलकुलेट कर लिया था। इसी वैक को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लिया। सिर्फ इसके अंदर जो थोड़ी सी टेक्निकल वर्किंग थी वो टर्मिनल कैश फ्लोज की थी। टर्मिनल कैश फ्लोज क्योंकि आपने ईयर 5 के कैश फ्लो लिए हैं, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो ईयर 4 के एंड पे आई है, और फिर उसको हम मजीद पीछे डिस्काउंट करते हुए हमारे पास जो है वो लेकर आए। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखें तो सब जगह पे हमने डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाया हुआ है, 2 साल, 3 साल और 4 साल। हमें टर्मिनल वैल्यू को अलग से दोबारा डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके देखो टोटल में शामिल हो गया है 350 और 3162, ये दोनों टोटल में शामिल हो चुका है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऑल इन ऑल ये सारा का सारा यहाँ पे शामिल हो चुका है, और आप इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पार्ट सी में ये हमसे कहता है कि भाई सेंसिटिविटी निकाल। सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट का मतलब explain with calculation sensitivity of the valuation KV is determinant part B to 80 is WACC। WACC का मतलब कि डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी मांग रहा है। ये कह रहा है भाई ये बताओ कि मेरे WACC में यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यानी कि डिस्काउंट रेट में कितना चेंज आएगा कि मेरी एनपीवी यहाँ पे जो है वो जीरो हो जाए, कितना चेंज आएगा कि एनपीवी हमारी यहाँ पे जीरो हो जाए। तो आप अगर सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट या WACC निकालते हैं तो आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है सो दैट एनपीवी बिकम्स जीरो, एनपीवी यहाँ पे आपकी जीरो हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सा रेट है, वो कौन सा रेट है जहां पे ये कैश फ्लोज आके जो है वो जीरो हो जाते हैं। वो कौन सा रेट है जहां पे आके कैश फ्लो जीरो हो जाते हैं। मंस हमें वो रेट पता चल जाएगा और हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि यार कितना चेंज आने पर हमारी एनपीवी डिस्काउंट रेट में चेंज आने की वजह से जो है वो जीरो हो रही है, ये सेंसिटिविटी आ रही है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम आईआरआर ऑफ नेट कैश फ्लोज यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सर मेरे पास चूंकि एक्सेल में लेवरेज है तो मैं आईआरआर डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपने दो रेट्स पर डिस्काउंटिंग करनी होगी, एक पे पॉजिटिव एनपीवी आए, दूसरे पे नेगेटिव एनपीवी आए, और दोनों को आईआरआर के फॉर्मूले में इन्फ्लक्स करके आपने जो है वो कैलकुलेट करना होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरे कैश फ्लोज हैं। सर तकरीबन 41% की डिस्काउंट रेट के ऊपर ये एनपीवी जीरो हो जाएगी। यानी 41% तक अगर वैक चेंज हो जाए, 41% तक आपका वैक पहुंच जाए, तो आपकी एनपीवी जाके जो है वो जीरो हो जाए। अब आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिस्काउंट रेट और वैक बेसिकली। ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सेंसिटिविटी पता चल जाएगी। अब परसेंटेज चेंज के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर वो कैसे लगाया जा सकता है, देखो अभी आपका वैक है 14.4%। 41 पर अगर जाएगा तो आपकी एनपीवी जीरो हो जाएगी। यानी अगर मैं 41% तक जाता हूँ 14.4% से, तो ये कितना चेंज आता है, डिवाइड बाय माय बेस नंबर ऑफ 14.4%। सर 41 माइनस 14.4 डिवाइड बाय 14.4, ये बन जाता है 1.84 यानी कि 184%। सर 184% अगर चेंज आता है तो एनपीवी जाके जीरो होगी। यानी हम कहेंगे लीस्ट सेंसिटिव या वेरी लेस सेंसिटिव। WACC needs to be more than double for the value or the NPV benefit to become nil।
यानी आपका वैक डबल से भी ज्यादा चेंज होगा तो जाके यहाँ पे आपकी एनपीवी जीरो होगी। तो बहुत ही कम सेंसिटिविटी है, बहुत ही कम सेंसिटिविटी। यहाँ पे इसने कहा था एक्सप्लेन द कैलकुलेशन द सेंसिटिविटी ऑफ द वैल्यूएशन। यानी सर अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही कम सेंसिटिविटी हमें यहाँ नजर आ रही है। बहुत ही आगे जाके बहुत ज्यादा जब हमारा वैक इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा जब हमारा वैक इंक्रीज करेगा, तब हम कहेंगे कि हाँ यार हमारा बेनिफिट का पोर्शन सारा यहाँ पे चला गया। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डिस्काउंट रेट का पढ़ा हुआ है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ओपन बुक है, अपने फॉर्मूला बुक को रेफर कीजिए, इसका फॉर्मूला आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मेरी किताब के अंदर भी इंक्लूडेड है। इसी तरीके से एनपीवी हमने सिंपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक से कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया है, और रिस्क एडजस्टेड वैक के डिस्कशन से यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड वैक कैलकुलेट किया। तो सारे कॉन्सेप्ट्स मिलके यहाँ पे एक मर्जर एक्विजिशन के सवाल के अंदर हमारे पास जो है वो मौजूद है, और उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे अपलोड हुई हुई है तो उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, ये सारी चीज़ें आई हुई होंगी, वहाँ पर आप सवालात वगैरह कर सकते हैं। और विंटर 2022 के इसके साथ हमारे पांचों क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए, अपने रिस्पेक्टिव पार्ट्स में पोर्टल पे अपलोडेड भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।